हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम सभी कर रहे हैं नीतू सिंह बुक के इडियम्स और फ्रेजेज वाला पार्ट। पहले पार्ट में हमने पहले पेज में जितने भी आपके इडियम्स और फ्रेजेज दिए गए थे उन सारे को कवर किया अच्छे तरीके से। तो अब बारी आपके दूसरे पेज की, और दूसरे पेज में इडियम्स और फ्रेजेज नंबर 23 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहला आपका जो आज का जो सबसे पहला फ्रेजेज है वो है आपका बैड ब्लड। समझते हैं साथियों, ये जो बैड ब्लड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो बैड ब्लड का मतलब, सबसे पहले इसका आप हिंदी मीनिंग करिए। तो बैड ब्लड का मतलब क्या निकल रहा है ना। बैड मतलब बुरा और ब्लड मतलब खून। मतलब ऐसा व्यक्ति इसके अंदर बुरा खून हो। तो बुरा खून मतलब क्या, मतलब वो आपके बारे में बुरा सोचता हो, ठीक है। मतलब वो आपसे शत्रुता रखता हो, तो उसका मतलब क्या हो गया, शत्रुता, ठीक है। या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो आप कह सकते हैं इनिमिटी या फिर बिटर रिलेशंस, ठीक है। आपसे अच्छे रिलेशन नहीं है तो वही आपका क्या कहलाएगा, बैड ब्लड कहलाएगा, ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। तो इस तरीके से आप इडियम्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहले पार्ट में ये बताया था कुछ याद करने के तरीके कि किस तरीके से कुछ का तो डायरेक्ट हिंदी अर्थ करके याद कर लीजिए। जो कठिन है, जिसका हिंदी अर्थ मतलब थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आपको सिंपली याद करना है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है बैग एंड बैगेज। अगला जो है आपका फ्रेजेज है साथियों, फ्रेजेज नंबर 24, वो है आपका बैग एंड बैगेज। समझते हैं ये जो इडियम्स है इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, बैग एंड बैगेज, इसका भी अर्थ अगर समझिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब होता है कि बोरिया बिस्तरा समेत, है ना। मतलब ऐसा कहने का मतलब जैसे आप कहीं रह रहे हैं, वहां से खाली करना है, या फिर कहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो क्या, तो देखिए उसी में यूज होता है कि आप बोरिया बिस्तरा समेत, मतलब आपके पास जितने भी सामान है उन सारे सामानों को लेकर घर जा रहे हैं क्या। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तरा समेत। मतलब कहने का मतलब कि आपके पास जितने भी सामान है उन सारे सामानों को लेकर, ठीक है, सारे चीजों को लेकर। तो वही लिखा हुआ है विद ऑल बिलोंगिंग्स, आपके पास जो भी है सारे चीज है ना। तो वही आपका क्या कहलाएगा, बैग एंड बैगेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है, इसका अर्थ समझना है सिर्फ। क्लियर। अगर आप बहुत सारे फ्रेजेज को उसका अर्थ समझ जाते हैं तो उसको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और याद करने की जरूरत मैं पढ़ने नहीं दूंगा, ठीक। मैं जो सिर्फ फ्रेजेज बोलूंगा सिर्फ उसको आप टिक आउट कर लीजिएगा, उसको याद करिएगा सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है आपका बेकर्स डजन। देखिए, बेकर्स डजन मतलब तो आपको पता है कितना होता है, एक दर्जन मतलब 12। अब देखिए, बेकर्स डजन मतलब दर्जन से भी ज्यादा होना। दर्जन से ज्यादा तो कितना, संख्या में 13 होना, मतलब 13 नंबर। बहुत ही मतलब ये अच्छा है। बेकर्स डजन मतलब क्या होता है, संख्या में 13 होना। देखिए, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कोई अलग है, कोई बेकर्स है उसका डजन है। मतलब होता है ना कि आप बहुत बार हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारा दर्जन अलग होता है क्या, है ना। हमारा दर्जन, सबका दर्जन 12 का होता है, तुम्हारा दर्जन अलग होता है क्या, 13 का। तो बस वहीं पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बेकर्स डजन मतलब संख्या में 13 होना, 13 नंबर का सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बेकर्स डजन, ठीक है, मतलब संख्या में 13 होना। ऐसे डजन मतलब क्या होता है, संख्या में 12, लेकिन बेकर्स डजन मतलब संख्या में 13 होना, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है ये, ठीक है। ये जो आपका फ्रेजेज है साथियों, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। इसका मतलब निकालिए। इसको याद करने की कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मतलब समझ गए तो। मतलब किसी के मुंह में, है ना, सिल्वर चम्मच रखकर मतलब जन्म लेना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप जन्म हुए थे या कोई भी व्यक्ति जन्म हुआ तो उसको मतलब बचपन से ही चांदी के चम्मच से, है ना, खिलाया गया। चांदी के चम्मच से उसकी शुरुआत हुई, चांदी के चम्मच से खिलाया गया, या फिर जो भी मतलब बर्तन यूज हुए वो चांदी के बर्तन के थे। तो ऐसा समझिए कि चांदी का बर्तन कहाँ यूज होगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ धनी परिवार में यूज होगा, ठीक है। अगर चांदी के चम्मच से आपको खिलाया जा रहा है मतलब आप पक्का धनी परिवार में होंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि अगर आपको जन्म से ही चांदी के चम्मच आपके मुंह में, मतलब चांदी के चम्मच से आप खा रहे हैं या फिर खिलाया जा रहा है, ठीक है, समझिएगा। चांदी का चम्मच आपके मुंह में है, मतलब चांदी के चम्मच से आप खा रहे होंगे या फिर खिलाया जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप धनी परिवार में हैं। तो उसका मतलब वही होता है साथियों कि टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, मतलब धनी परिवार में पैदा होना। इसका मतलब क्या हो गया, धनी परिवार में पैदा होना, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हमने याद कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है बी इन द ड्राइविंग सीट। अब देखिए इसका मतलब भी मैं समझाता हूं। आप ड्राइविंग सीट पर होना मतलब ऐसा समझिए आप बस में बैठे हैं,
उस वहां का जो ड्राइविंग सीट होता है, जो वहां का ड्राइवर होता है बस का या फिर किसी भी बड़े वाहन का, तो उस पर सारी जिम्मेवारी होती है कि बस को किधर लेके जाना है, ठीक है। सारी जिम्मेवारी का भार वो स्वयं उठाता है, क्लियर। बाकी जितने भी पैसेंजर होते हैं वो बैठे होते हैं आराम से। तो वही होता है साथियों कि बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब भी वही होता है कि सारी जिम्मेवारी का भार वही उठाता है जो ड्राइविंग सीट पर होता है, क्लियर। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब ड्राइविंग सीट पर होना, और अगर ड्राइविंग सीट पर है मतलब सारी जिम्मेवारी का भार आप उठा रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब सारी जिम्मेवारी का भार उठाना। यह समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है बियर द ब्रंट ऑफ। अगला है साथियों बियर द ब्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है परिणाम भुगतना। ये जो लिखा हुआ है बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कि परिणाम भुगतना, मतलब टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। इसका मतलब क्या होता है कि टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई भी मतलब ऐसा चीज जो एक्सपेक्टेड नहीं था उसका आप परिणाम भुगत रहे। तो यही इसका मतलब होता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको टिक आउट कर सकते हैं। देखिए जो भी थोड़ा सा टेढ़ा लगे उसको एक काम करें कि थोड़ा सा मतलब आप अपने बुक में ही टिक आउट करते चले, और जब डबल रिवीजन आप करते हैं, ठीक है, तो ये सब तो देख लें, लेकिन इस पर ये जो टिक आउट किए हैं आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा वक्त दें। तो ये एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है, ठीक है। रिवीजन करें भी तो किस तरीके से करें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है इडियम्स नंबर 29 वो है बीट अबाउट द बस। इसका मतलब क्या होता है? बीट अबाउट द बस का मतलब होता है कि घुमा फिरा कर बातें करना, कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं कहना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बीट अबाउट द बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बीट अबाउट द बस का मतलब क्या होता है साथियों कि घुमा फिरा कर बातें करना। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या फिर सर्कमलोक्यूशन। कोई भी चीज डायरेक्टली बात नहीं करना, घुमा फिरा कर बात करना, वही आपका क्या कहलाता है? बीट अबाउट द बस। तो ध्यान में रहेगा ये साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको भी टिक आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये अच्छा था। चलिए अगला है बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ कि बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट मतलब पीटना, ये तो पता है आपको, लेकिन ब्लैक एंड ब्लू यहां पर आ गया, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं बेहिसाब पिटाई करना, मतलब अत्यधिक पिटाई करना, वही आपका होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू, क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो बीट का मतलब तो आपको पता होगा, बीट का मतलब क्या होता है? पीटना, लेकिन साथ में ब्लैक एंड ब्लू आ गया, मतलब बेहिसाब पीटना, अत्यधिक पीटना, ठीक है। तो वही होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब अत्यधिक पिटाई करना। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं बीटिंग मर्सीलेसली, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बीटिंग मर्सीलेसली। तो इसका मतलब भी वही होता है साथियों कि मतलब आप किसी को अगर पीट रहे हैं तो बेहिसाब, या फिर अगर आप पिटाएं तो बेहिसाब, अत्यधिक, बहुत ज्यादा पिटा गए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है आपका बीट हॉलो। इसका मतलब क्या हुआ? बीट हॉलो। अब देखिए फिर से यहां पर बीट हुआ है, यहां पर फिर से बीट है, ठीक है, लेकिन एक बीट मतलब क्या था? एक बीट मतलब पिटाई वाला था, और एक बीट मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि उसको बीट करना है, ठीक है। ये वर्ड आपने सुना होगा कि उसको बीट करना मतलब उसको हराना है, और साथ ही साथ बीट के साथ हॉलो आ गया, समझिएगा। बीट के साथ क्या आ गया? हॉलो आ गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से हराना। तो बीट हॉलो अगर कहीं रहे तो उसका मतलब होता है कि काफी आसानी तरीके से एवं बुरी तरीके से हराना। मतलब आप किसी के साथ कंपीट कर रहे हैं तो उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बुरी तरीके से आप उसे अगर हराते हैं तो उसको हम इडियम्स के थ्रू बीट हॉलो कह सकते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है कि टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसिंगली, मतलब वही होता है कि आप किसी को हराएं तो मतलब अच्छे तरीके से हराएं उसको, बहुत आसान, मतलब आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, आप आसानी से जीत गए, और वो जो है वो बुरी तरीके से हार गया, बस इसका मतलब वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है आपका वो है बिग एंड कॉल। अगला क्या है साथियों? अगला है बिग एंड कॉल। इसका मतलब होता है कि आज्ञा में रहना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आज्ञा में रहना। मतलब क्या हुआ? आज्ञा में रहना का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। इसका मतलब हुआ कि रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपसे कोई भी बड़े तो उनके आज्ञा में रहना, मतलब वो कुछ भी बोले, ठीक है, वो कुछ भी ऑर्डर दें तुरंत आप तैयार रहना, है ना। आप तुरंत तैयार हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, बस उनके मतलब उनका आज्ञा का, उनका ऑर्डर का, मतलब आप इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही उनका ऑर्डर आया आप तुरंत वर्क करने लगे। तो यही आपका कहलाता है बिग एंड कॉल, ठीक है। मतलब कॉल मिला, आप तैयार हो गए, ठीक है, आप करने लगे, मतलब वही हुआ आज्ञा में रहना, ठीक है। तो उसी को कह सकते हैं कि रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, ठीक है साथियों।
मतलब जो भी आपको मिला, जो भी आज्ञा मिला, उसको आप तुरंत मतलब उसको सॉरी मतलब जो भी ऑर्डर आपको मिला, ठीक है, उसको तुरंत आप क्या किए, तुरंत मतलब उस पर वर्क करना शुरू कर दिए। तो वही आपका कहलाता है बिग एंड कॉल। ठीक है, ध्यान में रहेगा, इसको आप टिक आउट कर सकते हैं, ये अच्छा था। अगला है बेड ऑफ रोजेज। अब देखिए बेड ऑफ रोजेज, ये तो बहुत आसान है, मतलब फूलों से भरा हुआ, ऐसा कह सकते हैं। सेज है, बेड है पूरा, मतलब आपके गुलाबों से भरा हुआ है। तो गुलाबों से भरा हुआ अगर बेड होगा तो सोचिए उस वक्त आप क्या फील कर रहे होंगे। देखिए इसी तरीके से इडियम्स बनते हैं साथियों, ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, मैं आपके बीच में ये इसलिए डिफाइन कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर ये ट्रिक आपने समझ लिया तो कोई भी इडियम्स आपसे छूटेगा नहीं। अगर कोई अननोन भी आ जाएगा आप उसका जस्ट मतलब समझ के आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेड ऑफ रोजेज मतलब क्या हुआ कि एक बेड है जो रोज से भरा हुआ है, ठीक है, गुलाब से भरा हुआ एक बेड है। मतलब उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होगी, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे ना, आनंद से भरपूर हो जाएंगे। तो देखिए वही इसका मतलब होता है कि प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो गए आप, आनंद से भरपूर, वही आपका कहलाता है बेड ऑफ रोजेज। याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसका मतलब से आप समझ चुके होंगे। अगला है बेड ऑफ थ्रोन्स। अब देखिए उसी का जस्ट अपोजिट हो गया, पहला था बेड ऑफ रोजेज, अब हो गया बेड ऑफ थ्रोन्स। अब देखिए बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब क्या होता है कि दुख और तकलीफ से भरपूर है, मतलब कोई भी अच्छा चीज नहीं हो रहा है आपके साथ, पूरा मतलब पूरा जो बेड है वो पूरा मतलब थ्रोन से भरा हुआ है पूरा। अब मतलब आपके लायक कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, आप दुख और तकलीफ से आप भरे हुए हैं। तो उसी को कह सकते हैं कि अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि बेड ऑफ थ्रोन्स, मतलब दुख और तकलीफ से भरपूर। ये क्लियर हो गया होगा। आपका जो अगला है वो है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है अवर्णनीय, मतलब ऐसा चीज जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते। अब ऐसा समझिए, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब वही तो होता है किसी के बारे में। अब देखिए बेगर मतलब क्या होता है, भिखारी। अब भिखारी के बारे में अगर आपसे बोला जाए कि चलिए बताइए ये भिखारी है, इसके बारे में कुछ बताइए, आप कुछ बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे, उसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में उसने ज्यादा वर्क किए नहीं है, वो बस जगह जगह जाता है, भीख मांगकर मतलब अपना गुजारा करता है। तो देखिए ये जो आपका इडियम्स है इसका मतलब ही वही होता है, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णनीय, जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं आपकी अ पर्सन विद नो रिसोर्स, ठीक है, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई रिसोर्स नहीं है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बेगर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेगर डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है बिल द कैट, ठीक है, बिल द कैट आपने सुना होगा, ये तो आसान है, अच्छा है, और आपने इसके बारे में सुना, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो वही हुआ, बिल्ली के गले में घंटी, है ना। तो ये कैसा वर्क था, ये जोखिम भरा हुआ था, ठीक है। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली, तो वही आपका बिल द कैट मतलब जोखिम उठाना, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। मतलब कोई भी रैट जाकर बिल्ली के गले में अगर घंटी बांधेगा तो वो उसके लिए तो बहुत जोखिम वाला वर्क ही है, ठीक है। तो वही आपका कहलाता है बिल द रैट, ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला है वो है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए डेविल भी है, तो देखिए ऐसा समझिए डेविल और डीप सी के बीच में आप, ठीक है, डेविल ये भी खतरनाक, डीप सी ये भी खतरनाक। तो उसका मतलब वही होता है कि दो गंभीर परेशानियों के बीच। आपने एक और सुना होगा कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये वर्ड आपने सुना होगा, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप इधर भी अगर गए तो वो भी परेशानी, इधर भी गए वो भी परेशानी, मतलब दो, ऐसा कर सकते हैं, दो भयंकर परेशानी, दो गंभीर परेशानियों के बीच में आप हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब क्या हुआ कि दो डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में आप हैं, दो गंभीर परेशानियों के बीच में आप हैं, ठीक है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, इस तरीके से आप इसको समझ गए। चलिए आपका अगला है बिग गन। बिग गन मतलब क्या होगा, डायरेक्ट हिंदी पर जाइए ना, मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट हिंदी करिए। बिग गन मतलब बड़ा बंदूक, है ना। बड़ा बंदूक किसके पास होगा, जो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होगा, बात समझिएगा। बिग गन, है ना, मतलब जो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होगा उसी के पास तो बिग गन होगा। इसको कह सकते हैं आप एन इन्फ्लुएंटियल पर्सन। इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका पहुंच ऊंचा हो, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका पहुंच हो, उसी को हम लोग बिग गन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एन इन्फ्लुएंटियल पर्सन मतलब बिग गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है बर्ड ऑफ पैसेज। अगला क्या है, बर्ड ऑफ पैसेज। अब देखिए इसका मतलब समझिएगा, बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी आता है, ठीक है,
आपके सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो कभी कभी आपसे मिलते होंगे ना, कभी कभी उससे बात होती होगी, तो उसे आप कह सकते हैं कि बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो यदा कदा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी ओकेजनली वो आता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, बर्ड ऑफ पैसेज, यानी वन हु कम्स ओकेजनली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको भी टिक आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा था तो इसको टिक आउट कर लीजिए, ठीक है, इस पर थोड़ा ज्यादा वक्त दीजिएगा। आपका अगला है बर्ड्स आई व्यू। अब देखिए जो पक्षी की जो आंखें होती है, बर्ड का जो आंखें होती है वो बहुत तेज होती है ना, तो अगर आप पक्षी की नजर से किसी को देख रहे हैं, मतलब क्या, ये मतलब थोड़ा सा ज्यादा गौर से देख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि सरसरी भरी निगाह से देख रहे हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, सरसरी भरी निगाह से देखना, मतलब किसी को बहुत ज्यादा गौर से देखना, ठीक है, तो वही कहलाता है बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से, मतलब ओवरव्यू कह सकते हैं इसको। क्लियर। ये समझ में आ गया होगा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझ के भी आप काम चला सकते हैं। आपका अगला है बर्ड्स ऑफ फीदर। देखिए बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब हुआ कि एक जैसे लोग, ठीक है, मतलब जिसका आइडिया सेम है, उसका जो व्यवहार है वो सेम है, उसका इंटरेस्ट सेम है, तो वही कहलाते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर, मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही जैसे एक ही समुदाय के लोग, ऐसा कह सकते हैं एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब ऐसा समझिए जिसके पास सेम आइडिया है, सेम मतलब उसका उनका जो व्यवहार है, कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, ठीक है, इंटरेस्ट सेम है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ऐसे लोग को कहते हैं हम लोग बर्ड्स ऑफ फीदर, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि एक ही प्रवृत्ति के लोग। क्लियर साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला है वो आपका बाइट द डस्ट। अगला क्या है, अगला बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है पराजित होना, हार जाना। बाइट द डस्ट मतलब क्या होता है, पराजित होना, मतलब कह सकते हैं टू बी डिफीटेड, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, टू बी डिफीटेड। बाइट द डस्ट मतलब क्या हुआ, पराजित हो जाना, ठीक है, डिफीट, आपको डिफीट मिला, मतलब क्या हुआ, आप हार गए, है ना, पराजित हो गए, तो वही आपका कहलाता है बाइट द डस्ट। ये भी आसानी है, इसको समझ भी सकते हैं, इसको टिक आउट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ये आसान था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू बी डिफीटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका जो अगला है वो आपका ब्लैक शिप। ब्लैक शिप, अब समझिएगा ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी परिवार के लिए या फिर टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। आप समझिए जो भेड़ होता है, जो सीप होता है, वो ब्लैक होता है क्या, नहीं होता है। ऐसे समझिएगा कि बहुत सारा भेड़ है, ठीक है, बहुत सारा सीप है यहाँ पर, उसमें से एक जो है वो ब्लैक हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि जो पूरे भेड़ समुदाय के लिए वो क्या हो गया, शर्मिंदगी वाला हो गया, उसके कारण पूरे भेड़ समुदाय को क्या होगा, शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये भेड़ में ऐसा होता है, तो देखिए इसका मतलब ही वही निकल रहा है, ये भेड़ के लिए नहीं है बल्कि भेड़ के माध्यम से। अब ऐसा मैंने आपको बताया भी था पहले कि देखिए इडियम्स जो होता है वो डायरेक्टली किसी बात को नहीं कहता, इनडायरेक्टली कहता है ना। अगर किसी बात को हमको घुमा कर कहना है तो हम लोग इडियम्स का प्रयोग करते हैं, इडियम्स फ्रेजेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये देखिए ब्लैक शिप लिखा हुआ, मतलब यहाँ कोई भेड़ के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वैसे आदमी के बारे में बात हो रही है जो किसी एक पूरे टीम के लिए या फिर पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाए, ठीक है, वो शर्मिंदगी का कारण बन जाए, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे ब्लैक शिप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है इसका इंग्लिश मीनिंग, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज ए डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली या फिर टीम, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है etc। तो यही आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ब्लैक शिप, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला है, देखिए आपका अगला है ब्लाइंड एली। अगला क्या है, ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली मतलब ऐसा काम, ऐसा कार्य जिससे आगे प्रगति संभव नहीं है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसको अगर आप करेंगे तो उसका कोई मतलब ऐसा कर सकते हैं, उसका आगे का कोई रास्ता नहीं है, उसमें कोई सक्सेस आपको नहीं मिल सकता, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो ये आपका कहलाता है ब्लाइंड एली, ठीक है। ब्लाइंड एली वही कहलाता है। इसका देखिए मतलब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जिसमें आगे कोई भी मतलब कोई भी आगे प्रोग्रेस बनता दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वही आपका कहलाता है ब्लाइंड एली। इसको टिक आउट कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो टिक आउट कर लीजिए, इस पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। डेट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, डेट वर्ड बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लाइंड डेट का मतलब होता है कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, मतलब अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर। ऐसे देखिए ऐसे दो व्यक्ति मिल रहे हैं जो कभी पहले नहीं मिले, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा, ये तो पता है, लेकिन ब्लाइंड डेट मतलब वही हुआ कि पहले मिले नहीं है ना, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है ब्लाइंड डेट। मतलब क्या होगा, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका जो अगला है साथियों वो है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। बहुत ही शानदार है ये, ठीक है, बहुत बार यूज भी हुआ होगा,
सबके लिए यूज हुआ होगा ना, बहुत बार आपके लिए भी यूज हुआ होगा, ये जो इडियम्स है आपको पता नहीं चला होगा। देखिए ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब हुआ कि खुद के मुंह से ना, ऐसा कह सकते हैं आप। चलिए इसका पहले अर्थ समझते हैं, बाद में इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे। इसका अर्थ होता है कि अपने मुंह से ट्रम्पेट बजाना है ना। ट्रम्पेट मतलब क्या हुआ कि अपना बड़ाई स्वयं करना। इसका मतलब क्या होगा कि अपना बड़ाई स्वयं करना, ठीक है, अपनी तारीफ खुद करना। मतलब अगर फ्रेज के भाषा में इसका हिंदी करें तो इसको कह सकते हैं कि अपना मुंह मियां मिट्ठू होना। क्लियर। अगर इंग्लिश में बात करें तो टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद ही वो क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, खुद का ही तारीफ किया जा रहा है कि हम तो 8 घंटा पढ़ते हैं, हम तो 10 घंटा पढ़ते हैं, हम तो इस तरीके से करते हैं, आप तो एग्जाम निकाल लेंगे, है ना। बहुत सारे आपके सर्कल में भी होंगे फेंक हुए आदमी जो मतलब दिन भर काम कुछ होता नहीं है, दिन भर मतलब इधर उधर की बातें करते रहते हैं ना, खुद के बारे में बड़ाई करते रहते हैं। वही उसी को हम लोग कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है ब्लू ब्लड, अच्छा है। देखिए एक आया था बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब क्या होता था, जो आप ऐसा व्यक्ति जो आपसे दुश्मनी रखता हुआ ना, शत्रुता, वही आपका कहलाता था बैड ब्लड। अब ब्लू ब्लड मतलब क्या हुआ, तो ब्लू है, बैड से अच्छा है ब्लू, है ना। बैड मतलब खराब, ब्लू मतलब क्या हो गया, ब्लू, है ना, ब्लू जो कलर होता है ब्लू। तो ब्लू ब्लड इसका मतलब भी अगर समझेंगे तो इसका मतलब होता है ब्लू ब्लड मतलब कोई अच्छा ब्लड होगा ना। और अगर अच्छा तो कैसा अच्छा, शाही व्यक्ति, समझिएगा। ब्लू ब्लड मतलब क्या हुआ, शाही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रॉयल फैमिली से हो, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है ब्लू ब्लड, ध्यान में रहेगा ये, ठीक है, शाही व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला है, ये जो ब्लू ब्लड वाला था, इसको आप टिक आउट चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान था। टिक आउट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इसका अर्थ अगर एग्जाम में आता है तो इसका अर्थ से भी आप बना सकते हैं। अगला है ब्लू बुक। ब्लू बुक मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट। ब्लू बुक मतलब क्या होता है साथियों, सरकारी रिपोर्ट। इसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ब्लू बुक मतलब क्या होता है, सरकारी रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट। इसको देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये किताब है वो ब्लू है। अब देखिए कोई भी अगर थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड हो गया होगा, मतलब वो नॉर्मल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा किताब जो ब्लू है, अब ब्लू किताब के बारे में बात हो रही है, समझिए। मैं एकदम मतलब ऐसा समझा रहा हूं जैसे आप लोग सोचते हैं एग्जाम में, ठीक है। सब लोग ऐसे ही सोचता है एग्जाम में, क्या है, ब्लू किताब है, ब्लू किताब है। अब समझिए कि ब्लू किताब आप लोग के पास है क्या, नहीं है, वो सरकारी रिपोर्ट है। इसको इस तरह अलग नजरिए से देखिए तो ये सरकारी रिपोर्ट जो होता है, जो सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं ब्लू बुक, ध्यान में रहेगा। चलिए आपका जो अगला फ्रेजेज है साथियों, फ्रेजेज नंबर 49, वो है आपका बॉडी एंड सोल। ये अच्छा है आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार ये अलग अलग वेरियस एग्जाम में ये आ चुका है आपका बॉडी एंड सोल वाला पार्ट। समझते हैं। देखिए इसका मतलब होता है, ऐसे समझिए कि आपका जो शरीर है, ये समझिए ये आपका शरीर हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा शरीर हो गया। मैं फिगर तो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे ये शरीर हो गया आपका, क्लियर। अब देखिए बड़ी मतलब तो ये ऊपर वाला पार्ट को ही तो हम लोग बड़ी बोलते हैं, क्लियर। जो ऊपर का जो पार्ट होता है साथियों, वही तो बड़ी कहलाता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट बड़ी हो गया। और अगर हम कंप्लीट बात करें, ठीक है, अगर हम कंप्लीट शरीर की बात करें, या फिर पढ़ते भी होंगे आप, तो अंदर, ठीक है, उस अंदर क्या होती है, अंदर ऐसा आप समझे कि अंदर वाले पार्ट को आप आत्मा कहते हैं, ठीक है, सोल। तो अगर किसी भी चीज को अगर पूरा, है ना, ऐसा कहें पूर्णतया, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी एंड सोल। मतलब आपका शरीर भी इंक्लूड है और आपका जो आत्मा है यानी सोल जो है वो भी इंक्लूड है। मतलब आप कुछ बचा ही नहीं आपके पास, है ना। ऊपर शरीर था, अंदर आत्मा था, तो आपका जो बॉडी था वो भी इंक्लूड हो गया और आपका जो सोल है वो भी इंक्लूड हो गया। तो बॉडी एंड सोल मतलब कंप्लीटली, इंटायरली, ठीक है। तो ये इतना आसान वर्ड है ना, और बहुत बार लोगों को फंसा देता है, क्योंकि इसके ऑप्शंस ऐसे ऐसे मिलते हैं कि आप ये कंफर्म होता है कि आप दूसरे ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। तो इसका क्या होता है मतलब इंटायरली, ठीक है साथियों, मतलब कह सकते हैं आप पूर्णतया, कंप्लीटली, इंटायरली। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला है, देखिए अगला है साथियों कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या हो गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये जो आपका इडियम्स है, इसका मतलब होता है कि ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा विपत्ति जो अचानक आ गया, ठीक है। जो अचानक आ गया मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे बहुत सारा होता है कि चलिए अब बाढ़ आएगा, है ना, पहले बता दिया जाता है चलिए बाढ़ आएगा, तो बाढ़ आया, वो एक आपका एक्सपेक्टेड था। एक हुआ बिना बताए अचानक रात को सोए, पता चला सुबह तो बाढ़ आया हुआ, पूरा डूब गया, है ना। तो वो हुआ आपका अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्लियर। तो इसको आप टिक आउट कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है, वही आकस्मिक विपत्ति या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, क्लियर साथियों, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है वो है बोन ऑफ कंटेंटेशन, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि किसी भी झगड़े का कारण होना। अब ऐसा समझिए कि बोन मतलब क्या होता है,
बोन मतलब एक मिनट, बोन मतलब क्या होता है? हड्डी, है ना। बोन मतलब यही तो होता है, हड्डी। अब देखिए ऐसा आप कह सकते हैं कि किसी की विवाद में कोई भी जैसे दो लड़ रहा है, ठीक है, तो उसके उसके मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि झगड़े का जो हड्डी होता है ना, झगड़े का जो कारण होता है, मेन जो कारण होता है। अब आपने इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने एक कहानी सुना होगा कि दो कुत्ते और एक हड्डी का कहानी है ना, कि एक हड्डी के कारण दोनों कुत्ते में लड़ाई हो जाती है। तो उसी से निकला है साथियों, ये जो फ्रेज है वो वहीं से बना है कि बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब वही होता है कि झगड़े का कारण, ठीक है, जो झगड़े का कारण वो एक हड्डी है। तो यहाँ हड्डी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु ऐसा समझे कि एक टेबल के कारण, एक चेयर के कारण, एक रूम के कारण, एक मतलब कुछ कोई भी एक बैग के कारण, एक मोबाइल के कारण अगर लड़ाई हो रहा है, अगर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, ध्यान में रहेगा साथियों ये। तो वही लिखा हुआ है कि झगड़े की वस्तु का कारण होना, यानी सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। क्लियर? मतलब किसी भी डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट होता है, जो कारण होता है, जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। आसान था, इसको भी टिक आउट अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये आपका दूसरा पेज कंप्लीट हो चुका है। कोशिश रहेगी कि हर लेक्चर में एटलीस्ट एक पेज हम लोग कवर करें। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत जल्दी आपका पूरा आइडियम्स खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके वन वर्ड के जो पार्ट है, वन वर्ड का जो सीरीज है वो भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसका जो ग्रामर सेक्शन है वो लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, लगभग खत्म हो चुका है, कुछ पार्ट बचे हैं इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। क्लियर? साथ ही साथ हम लोग सिर्फ नीतू सिंह बुक नहीं कर रहे हैं, हम लोग यम्बी पब्लिकेशन के बुक को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यम्बी पब्लिकेशन बुक के भी प्रीवियस ईयर को हम लोग कर रहे हैं, उसके वन वर्ड को कर रहे हैं, उसके इडियम्स को भी हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, कोई भी बुक छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्या पता इस बुक से ना आए, उस बुक से आ जाए, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, तो हर एक बुक को कवर करना है। क्लियर? और साथ ही साथ कुछ और बुक को मैं शुरू कर रहा हूं जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो तैयार हो जाइए। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर फ्रेजल वर्ब भी शुरू करिए, तो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। परेशान ना हो, फ्रेजल वर्ब का जो सीरीज है वो भी जल्द शुरू होगा, और वो तो बहुत छोटा पोर्शन है, उसको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर साथियों? तो आप ज्यादा परेशान ना हो। आप अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं इस चैनल पर, तो उसके बाद की जिम्मेवारी हमारी, किस तरीके से आपका इंग्लिश खत्म करना है आपके एग्जाम शेड्यूल के पहले, वो हमारी जिम्मेवारी। आपका कंप्लीटली पूरा बुक खत्म होगा, परेशान ना हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।